देखिए एंशिएंट हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को 3 भाग में तोड़े। एक तोड़े थे हम लोग प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग जो पढ़े थे, मतलब क्या, जिसका लिखित प्रमाण भी नहीं है, जिसका हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, उसका सीधा प्रमाण है क्या, खुदाई का प्रमाण है। अर्धऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का प्रमाण लिखित है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक जो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, तो इतिहास में क्या है कि उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कि लिखित, खुदाई और पढ़ भी सकते हैं उसको हम सही से। ठीक है, तो आपको ये सब एंशिएंट हिस्ट्री में जो पाषाण काल है, इससे आपको नहीं पूछेगा ज़्यादा। खाली इतना याद रखिएगा, मुंह से बोल देते हैं कि इंसान सबसे पहले हथियार में यूज किया था कुल्हाड़ी को, धातु में सबसे पहले यूज किया था तांबा को। ठीक है, तांबा का साक्ष्य मिलेगा जो महाराष्ट्र से मिलेगा, महाराष्ट्र की जगह है ना, वहाँ से मिलेगा। उसके बाद इंसान जो सबसे पहले भारत में आया था वो नर्मदा नदी के तट पे बसा था। उसके बाद वृक्ष रोपण का साक्ष्य सबसे पहला मिला था सांभर झील पर। उसके बाद देखिए चावल का सबसे पहला साक्ष्य कोल्डिरीबा मिला था। इतना हो समझ के। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग का हेड थे, उसी के कारण 1863 में रॉबर्ट जो ब्रूस फुट थे ना, वो क्या किए थे, खुदाई किए थे। कहाँ, तमिलनाडु में, पलवरम में, और वहीं से इंसान का खोपड़ी निकाले थे। तो भारत में पुरातत्व विभाग का जनक कहे जाते हैं तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहे जाते हैं। ठीक है, तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा जीडी में नहीं पूछेगा, मतलब पाषाण काल से। पाषाण काल के बाद हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल में कि 3 भाग हम लोग पाषाण काल को बांटते हैं, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो नव वाला जो नया वाला आएगा ना, नया वाला से याद रखिएगा कि जब नव पाषाण काल आता है तो उसी में हम लोग पहिया का आविष्कार करते हैं, उसी में आग का आविष्कार होता है, आग का प्रयोग करना हम लोग सीख जाते हैं। ठीक है, कृषि भी करना आप लोग सीखेगा नव पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल से याद रखिएगा कि इंसान सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। किसको, कुत्ता को पालतू बनाया था। पूरा पाषाण काल में जो पहले वाला पाषाण काल आया, पत्थर का युग, उसमें इंसान जो है, मतलब कि इंसान वो गुफा में रहता था, शिकारी था, गुफा में रहता था। ठीक है, तो उस वहाँ पे आविष्कार का, आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानता था। प्रयोग करना चाहेगा नव पाषाण काल में। ठीक है, प्रयोग और पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ था। ये हो गया आपका पाषाण काल। उसके बाद हम लोग आते हैं अर्धऐतिहासिक काल में। अर्धऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता को 4 नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता, यहाँ पे कांसा का प्रयोग करता था। कांसा से पहले हम लोग क्या, तांबा का यूज कर चुके थे। तो तांबा और प्लस तांबा और टीन मिला के क्या बनता है, कांसा। तो वही कांसा का प्रयोग करता था कौन, सिंधु सभ्यता के लोग। तो सिंधु सभ्यता, इसी का नाम बोलते हैं हम लोग कांसा सभ्यता, और इसी को हम लोग बोलते हैं शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्या है कि यहाँ पे तलवार ना मिला, तलवार का युद्ध नहीं मिला, तलवार का जो प्रमाण होता है ना वो भी नहीं मिला, और ना ही हमको मिला था क्या कहते हैं कि एक जगह से हड्डियों का अवशेष, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे युद्ध नहीं हुआ था। ये क्या थे, शांति प्रिय सभ्यता थे। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का, कि सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई होता क्या, वो मिला था मोहनजोदड़ो कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान युद्ध का प्रमाण नहीं देता ना, आदमी कहाँ, उसी के लिए उसको बोलते हैं मृतकों का टीला। लेकिन देखिए जहाँ पे किसी को अच्छे से रखा गया है, इसका वहाँ से अवशेष मिला, तो किसका मतलब क्या, वहाँ पे दफनाया गया है। ठीक है, युद्ध वाला अवशेष मिलता है क्या, कटा फटा, छत बिछत, तो ऐसा नहीं मिला, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, शांति प्रिय सभ्यता। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा पे खुदाई हुआ था। बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग लिखते थे लेकिन चित्र बना के, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धऐतिहासिक काल। ठीक है, हम आपको बताए थे कि चार्ल्स मेसन जो है सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में उल्लेख किया था। चार्ल्स मेसन जो है सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में उल्लेख किया था। ठीक है, लेकिन जब लाहौर से कराची ट्रेन बिछाई जा रही थी 1856 में, अब भारत में कब बिछाई गई है 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, लेकिन लाहौर से कराची बिछाया जा रहा था 3 साल बाद 1856 को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी है यहाँ के हेड। 56 बटन बंधु, चार्ल्स मेसन करेगा 1826 में। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मेसन अपने बुक में लिखता है सिंधु सभ्यता के बारे में। लेकिन जब बटन बंधु 2 इंजीनियर रहता है, ये लाहौर से जब कराची ट्रेन बिछाया था, तो ये जो खोद के नहीं बांध पे रखते हैं मिट्टी उट्टी, तो बगल से ही ईटा खोद के रख दिया बटन बंधु। तो वही सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में क्या किया था, उल्लेख किया था, कौन, बटन बंधु। तो लेकिन यहाँ तक तो आपका पता नहीं चला।
लेकिन जब लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन देखे ना, लॉर्ड कर्जन जब बनता है यहाँ के वायसराय, तो वो पुरातत्व विभाग का स्थापना करता है, ठीक है। और उसी काल में धीरे धीरे और हेड बना देता है क्या, सर जॉर्ज मार्शल को, ठीक है। वही सर जॉर्ज मार्शल जो है वो 1921 में जब रहेगा पुरातत्व विभाग का हेड, तो दयाराम साहनी को कहेगा कि जाके खुदाई करो। तो दयाराम साहनी जाके खुदाई करता है क्या, हड़प्पा में, हड़प्पा में खुदाई करेगा। तो भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खुदाई क्या हुआ स्थान क्या है, हड़प्पा। कब, 1921 में हड़प्पा खुदाई क्या था, कौन क्या था, दयाराम साहनी क्या था, ठीक है। दयाराम साहनी क्या था, हड़प्पा का खुदाई, ठीक है। और हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे, ठीक है। रावी नदी किनारे है हड़प्पा। और हड़प्पा से बस इतना याद रखिएगा, स्वास्तिक का चिन्ह मिला, ठीक है। ज़्यादा नहीं याद रखना है, उखली सब भी मिला है, अन्नागार मिला है, तो ठीक है। तो आप याद रखिए स्वास्तिक का चिन्ह मिला है हड़प्पा से, ठीक है। हड़प्पा से क्या मिला है, जीडी के लिए बस ज़्यादा नहीं, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ठीक है। फिगर बना रहे थे, नहीं बना फिगर, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ देखिए बन तो गया ना। तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला कहाँ, हड़प्पा से। उसके बाद जस्ट एक साल के बाद 1922 में खोदा गया मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो को खोदेगा राखालदास बनर्जी जी, और ये खोदाएगा कहाँ, सिंधु नदी पर। कहाँ पर, सिंधु नदी पर। तो सिंधु नदी पर खुदाई किया ये, और ये पाकिस्तान के कहाँ पे है, ये है ललकाना जिला पर, और ये है मोंटगोमरी जिला पर, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता से हमको जो मिलेगा, सॉरी मोहनजोदारो से जो हमको मिलेगा, विशाल स्विमिंग पूल मिलेगा, और विशाल कोठी मिलेगा। अन्न रखने वाला क्या, अन्नागार, विशाल कोठी भी मिलता है, और विशाल अन्नागार भी मिलता है, अन्नागार स्नानागार सब मिलता है। और यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा मिलता है पता है क्या चीज़, कि हमको नृत्य करती हुई एक महिला की तस्वीर मिलती है, कांसा की मूर्ति मिलती है, सभागार मिलता है, ठीक है। सभागार मतलब कि जहाँ पे लोग चर्चा उर्चा कर सके। तो ये सब हम लोग को जो मोहनजोदारो से मिलता है। यहाँ पे हम लोग आएंगे कि उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है चंदहुदुरो। तो चंदहुदुरो वो भी है सिंधु नदी किनारे, वो भी कहाँ है, पाकिस्तान में। उससे याद रखिएगा कि लड़कियों का खाली सामान मिला है, काजल, लिपस्टिक, ठीक है, गुड़िया, सुई, सब कहाँ से मिला है, हाँ वो लड़कियों से। मोती कौन पहनेगा, लड़की पहनेंगी ना, सुई, मोती, गुड़िया, सब कुछ, काजल, लिपस्टिक सब कहाँ मिला है, चंदहुदुरो से मिला है। और वहाँ से मिलेगा कि कुत्ता का बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य का है। तो निपने का काम कौन करती है, लड़की करती है निपने का काम। देखते चल लेती है तो गुस्सा आती है कि काहे निपे थे, चल लिया, अभी सूखने भी नहीं दिया, नहीं। तो वहीं पे कुत्ता भाग रहा था, बिल्ली भाग रहा था, तो बिल्ली के पीछे पीछे कुत्ता दौड़ा। सब कुछ लड़की का सामान कहाँ से, चंदहुदुरो से। कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। मिट्टी का हल मिलेगा आपका बनवाली से, ठीक है, मिट्टी का हल मिलेगा बनवाली से। और राखी गढ़ी भी है हरियाणा में। तो हरियाणा में याद रखिएगा कि हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे कम है लड़कियों में, तो वहाँ जाके राखी बनवाइएगा। तो राखी गढ़ी भी हरियाणा में, बनवाली भी क्या है, हरियाणा में, ठीक है। राखी गढ़ी भी हरियाणा में, और बनवाली भी क्या, हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, भारत का सबसे बड़ा स्थल होगा तो राखी गढ़ी होगा, भारत का सबसे बड़ा स्थल होगा राखी गढ़ी होगा। और पूरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो। सिंधु सभ्यता का 2 नगरी राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदारो। इसके बारे में कौन बताया था, तो पिगट साहब जो थे वो बताए थे कि मोहनजोदारो और जो हड़प्पा है ये सिंधु सभ्यता के किया है, दोनों की दोनों राजधानी है, ठीक है। उसी तरह से दरोगा में क्वेश्चन पूछ दिया था पिछली बार कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगबा। लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगबा नदी किनारे। और वहीं से मिला था क्या कि एक लड़का लड़की गया वहाँ बैठा, ठीक है, और चावल भात खाया और कूद गया, ठीक है। तो वहाँ से मिला था हमको बंदरगाह भी था, तब ना घूमने के लिए गया, बंदरगाह भी था, और चावल का साक्ष्य भी मिलता है, और कूद जाता है तो युगल समाधान मिलेगा, ठीक है। युगल समाधान हमको वहाँ से मिलेगा, मतलब कि एक लड़का का सब, एक लड़की का सब का हड्डी अवशेष मिलता है, कहाँ से, लोथल से मिलता है। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ी होती है, और काले रंग की चूड़ी का खोज किया था लाल एवं थापर। बताए थे काला रंग का चूड़ी मांगा, ठीक है, नहीं ला के दिया तो लाल की एक थप्पड़ मारा तो उसका गाल क्या हो गया, लाल हो गया था। तो लाल एवं थापर कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा कालीबंगा से ईटा, जैसे नहीं ईटा मिलता है TMT MRF, ईटा का नक्शा कसी मिलेगा, ठीक है, ईटा का नक्शा कसी मिलेगा, कहाँ से, वहीं से मिलेगा। और जुते हुए खेत भी कहाँ मिलेगा, कालीबंगा से मिलेगा, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा। रोपर है ना, रोपर, ये है पंजाब में सतलज नदी के किनारे। यहाँ से मिलता है तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी मिलता है यहाँ से। तो इतना चीज़ याद रखिए। सिंधु सभ्यता का जो आयताकार था वो त्रिभुजाकार था। सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, ठीक है, नीचे है महाराष्ट्र, और इधर है आपका यूपी, इधर है क्या आपका सुटका गेंडोर पाकिस्तान। तो यहाँ पे सबसे पूर्वी बिंदु सुटका गेंडोर, एक बार लिखे देते हैं, इधर सबसे पूर्वी बिंदु सुटका गेंडोर, ठीक है, और इधर सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर,
ठीक है। और ये सबसे ऊपरी जीटी होगी मांडा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी क्या, दायमाबाद, दायमाबाद। ये है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, ये है आपका चिनाब नदी के किनारे, और ये आपका हिंडन नदी के किनारे, और ये आपका होगा दासक नदी के किनारे, ठीक है। तो इतना चीज़ सिंधु सभ्यता, बस इतना याद रखिएगा। पास वहाँ खत्म हो गया, सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, स्थल हो गया ना सिंधु सभ्यता से। एगो मिलेगा लोथल से, मिलेगा क्या कि एगो लोमड़ी नीचे बैठल है और ऊपर टुक टुक लगा के चिड़िया उसको देख रही है, ठीक है। तो वहाँ से मिलेगा लोथल से चिड़िया को देखते हुए। इसका मतलब क्या, पंचतंत्र का कहानी मिलता है। तो भारत का पंचतंत्र किताब है वो कौन लिखा है, विष्णु शर्मा लिखा है। अब विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र लिखा है, तो भारत में पहला किताब है जिसका सबसे ज़्यादा अनुवाद किया गया है विदेशी भाषा में, कौन, पंचतंत्र। सबसे ज़्यादा भाषा में जो अनुवाद किया गया है वो पंचतंत्र, और सबसे पहला किताब जिसको विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था अभिज्ञान शकुंतलम। क्या होगा, अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद भागवत गीता। तो सबसे ज़्यादा किस किताब का हुआ है, तो पंचतंत्र, ठीक है। सिंधु सभ्यता खत्म। उसके बाद आते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। जहाँ से आपको पूछेगा ना वहाँ से हम बताते जाते हैं। आप लोग को मौर्य सभ्यता से ज़्यादा पूछेगा। देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में आर्य वहाँ से हम लोग के पास आया। आर्य जो है ना हम लोग के पास यहाँ से आया। तो आर्य जो आया इसके बारे में 3 आदमी 3 बात बोला है, ठीक है। तो जो बोले हैं बाल गंगाधर तिलक, वो बोलते हैं कि आर्टिक से आए हैं यहाँ से, क्या कि वो लोग सफ़ेद सफ़ेद थे पूरा, ठीक है। जो दयाराम सरस्वती बोलते हैं वो बोलते हैं कि तिब्बत से आए थे ये लोग, ठीक है। लेकिन इन दोनों का बात सही नहीं है। बात है मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर बोले हैं मध्य एशिया से आए हैं। तो आर्य लोग जो है कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। आर्य लोग जो आएगा तो जो वेद हैं 4 वेद है, और चारों वेद को हम लोग क्या बोलते हैं, संगीता। संगीता बोलते हैं चारों वेद को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे लास्ट वेद है क्या, अथर्ववेद। और ये 4 वेद है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। तो वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटे, एक ऋग्वेदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल को जानने के लिए किताब है सिर्फ ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल को जानने के लिए तीनों वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 है। आपको पता है कि सत्यमेव जयते पूछेगा किससे लिए गए, तो मुनको उपनिषद से। मुनको 108 है उपनिषद की संख्या। आरण्यक पुस्तक है 7 गो, यानी कि जो जंगल जाएगा, जंगल में कैसे रहेगा आएगा, उसकी संख्या कितना है, 7 गो है, ठीक है। पुराण की संख्या 18 गो है। और सबसे पहली बार जो पुराण के बारे में उल्लेख किया है 18 पुराण के बारे में, अल्बर्नी। कौन क्या था, अल्बर्नी, ठीक है। 18 पुराण हम लोग के पास, लेकिन सब पुराण आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 गो पुराण याद रखिएगा, मत्स्य पुराण, ठीक है, गुप्त पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण, गुप्त पुराण और वायु पुराण। सॉरी, मत्स्य पुराण, विष्णु, मत्स्य पुराण, गुप्त पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। देखिए मत्स्य पुराण से याद रखिएगा कि सबसे पहले शिव जी के लिंग के बारे में, शिवलिंग के बारे में जो वर्णन मिला है हमको मत्स्य पुराण से मिला है। शिवलिंग का सबसे पहली बार जो उल्लेख हम लोग शिवलिंग पूजा करते हैं ना, वो कहाँ से मिला है, मत्स्य पुराण से मिला है। अब मत्स्य पुराण में ही सतवाहन राजा के बारे में बताया गया है। सतवाहन राजा अभी पढ़ेंगे, सतवाहन राजा के बारे में बताया गया है। गुप्त वंश में जो है, गुप्त वंश के बारे में बताया गया है क्या, वायु। तो वायु क्या रहता है, गुप्त रहता है, सब जगह गुप्त रहता है ना। उसके बाद देखिए मौर्य काल के बारे में जो बताया गया है, तो मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह ही था, क्या कहते हैं, मयूर, ठीक है, और मयूर पंख सब। तो मयूर पंख सब कौन है, कृष्ण जी। तो विष्णु पुराण से जुड़ा है क्या है, मौर्य वंश। नहीं आ रहा समझ में, मौर्य वंश जुड़ा है। वैदिक काल में ऋग्वेद पढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत शॉर्ट से बनेंगे, बहुत आराम से। ऋग्वेद, ऋग्वेद पहला वेद है, क्या हुआ बहुत नहीं समझ में आ रहा है, देख लीजिएगा ना आपको तो है। देखिए ये नहीं समझ में, क्या कि डिस्क्रिप्टिव पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। अभी आएगा समझ में, राजा वंश आएगा तब समझ में आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गो मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है, 10 मंडल है। आप बस याद रखिएगा गायत्री मंत्र किससे लिया गया, तीसरा मंडल से। तीसरा मंडल से लिया गया है कि गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र को कौन लिखे हैं, विश्वामित्र। इतना लिख रखिएगा, ठीक है। 10वां मंडल जो है इसमें वर्ण के बारे में बताया गया है। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो निकला है ब्रह्मा जी के मुख से, ठीक है। क्षत्रिय हाथ से, वैश्य जांग से, और नाखून से क्या निकला है, शूद्र, शुद्ध निकला है। 9वां मंडल में दिया है सोम देवता के बारे में, कि किसी को बुखार हो गया तो पीस के दो, ठीक हो जाए, मंत्र पढ़ के देता है ना, ठीक हो जाए। तो सोम देवता को वर्णन किया गया है 9वां मंडल में। 10 गो अध्याय है, समझ के चाहिए कि 10 गो अध्याय है क्या, ऋग्वेद में 10 गो अध्याय है। 9वां मंडल में जो किया गया है सोम देवता के बारे में। 8वां मंडल जो है ना वो हाथ से लिखा गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। 8वां मंडल क्या है, हाथ से लिखा गया, इसको खिल कहते हैं। और 7वां मंडल में 10 राज का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, 10 राज का युद्ध हुआ था। मतलब कि 10 राजा का, 5 गो आर्य का और 5 गो अनार्य का, ठीक है। ये युद्ध हुआ था रावी नदी किनारे। रावी नदी को हम लोग बोलते हैं पुष्पनी नदी, ठीक है। इस नदी किनारे हुआ था। और चौथा में हुआ था कृषि का वर्णन।
चौथा का हुआ था कृषि का वर्णन, और कृषि में जौ का वर्णन सबसे ज़्यादा बार किया गया है, और जौ को हम लोग क्या करते हैं, यब करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर आपको दूध और जौ का जो खीर बनता है ना, ये इसका पसंदीदा भोजन था, किसका, आर्य का। दूध में दे के जौ दे के जो खीर बनाता था वही इसको खाता था, इसका पसंदीदा भोजन था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सामवेद। सामवेद को हम लोग बोलते हैं संगीत का वेद, क्या बोलते हैं, संगीत का वेद, ठीक है। सामवेद को हम लोग बोलते हैं संगीत का वेद, इसको पढ़ने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, उगगाता। जैसे मंदिर में रहेगा पंडित जी, मस्जिद में रहेगा मौलवी, तो सामवेद को पढ़ने वाला को हम लोग बोलेंगे उगदाता, ठीक है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग बोलते हैं होत्र, क्या, होत्री। अब आइए देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो बलि हम लोग देखते हैं, बलि देते हैं, बकरी को मल्ला पहनाते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, पान लेते हैं, पान दे दिया भेड़ को काट देते हैं। तो जो बलि प्रथा जो शुरू किया गया, बलि कर्मकांड, वो लिए हम लोग यजुर्वेद से। किससे लिए हैं, यजुर्वेद से लिए हैं, ठीक है। तो पूछेगा यजुर्वेद से क्या लिए हैं, कामकाज। लेकिन इसका जो पंडित होगा, जो इसको पढ़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अथर्ववेद। क्या बोलते हैं, अथर्ववेद। लास्ट वेद आता है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में आता है क्या, किसी को अपने बस में कर लो, जादू टोना करके, जादू टोना किसी को बस में करना, ठीक है। ये अथर्ववेद से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108, आर्य की संख्या 7, वेदांत की संख्या 6। इतना समझ गए। इसको वैदिक काल से खत्म कीजिए, इसको वैदिक काल, ठीक है। अब आइए आप लोग, क्या चीज, चिकित्सा सब आएगा अथर्ववेद से। जादू टोना, चिकित्सा, वशीकरण, ये सब क्या आएगा, अथर्ववेद से आएगा। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को हम लोग ब्रह्मा करते हैं। अब हम लोग आते हैं मगध। 16 को जनपद रहेगा। 16 को जनपद जो रहता उसमें 16 को जनपद रहेगा, सबसे शक्तिशाली जनपद रहेगा मगध, सबसे शक्तिशाली रहेगा मगध, ठीक है। 16 जनपद में मगध रहेगा। अंग रहेगा भागलपुर का है, अंग का चंपा। उसके बाद आपका रहेगा वैशाली, लिच्छवी, पूरा विश्व का सबसे पहला गणतंत्र लिच्छवी। गणतंत्र मतलब कि जिसका प्रजा सब चुन के बनाया गया है, क्या, लिच्छवी। उसके बाद आपका अवंती आएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। दक्षिण में आएगा आपका दासक, ठीक है, मतलब कि पोतना, सॉरी, असम की राजधानी क्या है, पोतना। राजस्थान में आएगा क्या है, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर। तो एक समय देखिए आपको इसमें से आएगा सिद्ध जैन बोध से थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जैन धर्म समझा देते हैं। जैन धर्म में महावीर जैन थे इसके क्या, वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह आएगा 3 को ऊपर से याद रखिएगा, ऋषभदेव, दूसरा आदित्यनाथ और तीसरा संभवनाथ, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक हो गए ऋषभदेव, ठीक है। उसके बाद आएगा आदित्यनाथ, उसके बाद आएगा क्या, संभवनाथ। उसके बाद क्या आएगा, संभवनाथ। आदित्यनाथ का जो प्रतीक होगा वो होगा सांड, ठीक है। ये आएगा आदित्य। उसके बाद ऋषभदेव का, आदित्यनाथ का जो प्रतीक होगा वो होगा क्या, हाथी। और संभवनाथ का होगा क्या, घोड़ा। क्या होगा, घोड़ा, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक होता है वो क्या होता है, महावीर जी। महावीर जी की माता का नाम त्रिशला, जो कि वैशाली की राजा थे, चेटक उसकी बहन थी। अब पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। जब सिद्धार्थ और क्या कहते हैं माता त्रिशला की मृत्यु होता है, तो भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये निकल लेते हैं। कितना, 30 वर्ष की अवस्था में खूब वहाँ जाते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, ठीक है। तपस्या में इनको ज्ञान प्राप्ति होता है आपका कहाँ, जुम्बी ग्राम में, ठीक है। तिरजुपालिका नदी है वहाँ, जुम्बी ग्राम है ना, वहाँ ज्ञान प्राप्ति होता है कितना, 12 वर्ष के बाद, 42 वर्ष की उम्र में, ठीक है। जैसे ज्ञान प्राप्ति होता है, केवलिन कहलाते हैं, जिन कहलाते हैं, मतलब कि सभी इंद्रियों पर व्यचता करने वाले, निहत कहलाते हैं, मतलब कि सभी बंधन से मुक्त हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसकी सबसे पहला जो पूछेगा कि उपदेश किसको दिए, तो अपना दामाद को दिए, जामिल को, क्या कि इसकी बेटी एक थी अनुजा प्रिया दर्शनी, इसकी पत्नी का नाम था यशोदा। इसकी पत्नी का नाम था क्या, यशोदा। यशोदा इसकी पत्नी का नाम रहेगा यशोदा, जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम रहेगा यशोधरा, ठीक है। तो उसी से एक बेटी होती है अनुजा प्रिया दर्शनी। अनुजा प्रिया दर्शनी से इनका शादी होता है, सॉरी इनकी बेटी होती है, उसी अनुजा प्रिया दर्शनी से शादी होता है किसका, जामिल का। और सबसे पहला अनुयायी कौन बनता है, जामिल। लड़की में सबसे पहला अनुयायी बनता है चंपा, ठीक है। लड़की में सबसे पहला हो गया चंपा, या इसको बोलते हैं चंदना, लड़की में बनेगी सबसे। इस तरह से जैन धर्म पूरा अच्छे से चलेगा, ठीक है। जैन धर्म में इनकी जो जन्म होता है इनका वैशाली में होता है। वैशाली में होता है 540 में। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, 540 BC बस, ठीक है। 540 BC में जन्म हुआ था, कहाँ, वैशाली में, कहाँ, कुंडग्राम में, ठीक है।
599 में भी जन्म होता है, 599 BC भी मानता है, तो आप लोग याद नहीं रखिएगा। 540 BC में। मृत्यु कब होते हैं? 468 में। कहा है कि 72 वर्ष तक जीते ही हैं। अब मृत्यु कहाँ होता है? पावापुरी, राजगीर में, ठीक है। जन्म भी बिहार में, मृत्यु भी कहाँ? बिहार में। इसी से जुड़ा होगा, इन्हीं से दो संगति होता है। एक होता है कहाँ? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। एक होता है कहाँ? गुजरात के बल्लभी में, 512 ईस्वी में। ये क्या करेंगे? सबसे बड़ा संरक्षण देते हैं जैन धर्म को। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और जब अकाल पड़ता है तो ये चल जाते हैं कहाँ? भद्रबाहु के साथ, वहाँ पे प्राण त्याग देते हैं। कहाँ? दक्षिण में। कहाँ? दक्षिण में कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में। वहाँ से भद्रबाहु आते हैं और एक किताब लिखते हैं, क्या? कल्पसूत्र, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। पूछेगा जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध किताब क्या है? प्रसिद्ध किताब हो गया आपका जैन धर्म का जो किताब हम लोग बोलते हैं, जैसे बाइबल, गीता। तो जैन धर्म का किताब जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आगम। क्या बोलते हैं? आगम, ठीक है। और इसका एक किताब है जो भद्रबाहु लिखा है। क्या लिखा है? भद्रबाहु क्या लिखा है? कल्पसूत्र। कहाँ? कल्पसूत्र लिखा है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है कल्पसूत्र, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है क्या? कल्पसूत्र। उसका देखिए, जैन धर्म त्रिरत्न दिए थे। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, त्रिरत्न दिए थे। त्रिरत्न मतलब कि साम्यक ज्ञान, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, अच्छा शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। साम्यक दर्शन, शुद्ध चीज़ को देखिए। और साम्यक विचार, वाणी भी अच्छा होना चाहिए। तो 3 चीज़, साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक विचार, 3 को चीज़ ये दिए थे, ठीक है। यहाँ से जैन धर्म से ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? माता पिता का नाम क्या था? ठीक है, ये चीज़ हो गया। आप आइए बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म में आप लोग पता है कि बौद्ध धर्म के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन। माता का नाम क्या था? महामाया, ठीक है। माता का नाम था माया देवी या महामाया, माया देवी बोलेंगे। तो इनके क्या कहते हैं, इनकी जब मृत्यु हो जाती है 10वां महीना में इनका जन्म होता है। इनके 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, माया देवी की। कहाँ? इनका जन्म होता है लुम्बिनी, नेपाल में। कब? 563 BC में। कब? 563 BC में होता है, लुम्बिनी में, ठीक है। और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। उसके बाद वहाँ से इनकी माँ की मृत्यु होती है। इनकी माता जो है प्रजापति, मौसी जो है प्रजापति गौतमी, इसका क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। वहाँ से ये जब 29 उनका शादी होता है 16 वर्ष की उम्र में, किससे? यशोधरा से। 16 वर्ष की उम्र में होगा यशोधरा से शादी। और इनका एक पुत्र होगा 28 वर्ष में, राहुल, ठीक है। राहुल होगा 28 वर्ष में। और उसके बाद जब इनका मन नहीं लगता है संसारिक जीवन में, तो ये वहाँ से एक दिन निकलते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं? रोगी व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति, और फिर क्या? सन्यासी। इनके मन में होता है कि हम सन्यासी बनेंगे। तो 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ देते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देंगे। घर छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल लेते हैं। पहले वैशाली आते हैं। वैशाली में आलम कलाम से शिक्षा लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। फिर जाते हैं कहाँ? वैशाली। वैशाली में इसको रुद्रक नाम पुत्र मिलते हैं, वहाँ उनको समझ में आता है। 5 दोस्त बनते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। तो वहाँ से निकल लेंगे कहाँ? तो सुजाता नामक महिला इसको खीर खिलाती है, ठीक है। सुजाता नामक महिला खीर खिलाती है। वहाँ से ये फिर निर्जना नदी, जो फाल्गु नदी है ना, वहाँ के गया जो है, गया में पीपल बीच के किनारे 6 वर्ष की तपस्या पर इनके को ज्ञान प्राप्ति होता है। यानी कि 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति होता है। 35 वर्ष के ज्ञान की आयु प्राप्ति होगा। जैसे ये निकलेंगे वहाँ से, तो इनको एक घटना घटता है इसके सामने में। सबसे पहले समझा देते हैं। तपसु मलिक इनका शिष्य बन जाता है। तपसु मलिक सबसे पहला शिष्य बनता है। उसके बाद ये चलते हैं कि उपदेश कहाँ देंगे? चल जाते हैं सारनाथ। और सारनाथ में पहले सबसे पहले उपदेश देते हैं। पाँचों जो था सारनाथ में, उसको उपदेश देते हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश पूछेगा कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में 21 वर्ष दिए हैं। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ दिए। राजा प्रसेनजीत का इलाका था, वहाँ दिए थे 21 वर्ष। सॉरी, हाँ, वहीं पोंगली माल डाकू भी उनको मिलता है। सबसे पहला उपदेश पूछेगा कहाँ? सारनाथ में दिया था, ठीक है। 4 को बहुत संगति हुआ था। 483, 383, 251, 100, ठीक है। 483, 383, 251, 100, ठीक है। पहला का अजातशत्रु करेगा, दूसरा का काला अशोक करेगा, तीसरा का अशोक करेगा, चौथा का कनिष्क करेगा राजा, ठीक है। कहाँ कहाँ होगा? तो राजा ने साली को पटाकर कहाँ ले गया? कुंडनबल ले गया। तो राजगिरी, ठीक है, राजगिरी होगा। पहला राजगिरी, ठीक है। दूसरा होगा क्या? वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। और चौथा कश्मीर के कुंडनबन में, ठीक है। ये कश्मीर के कुंडनबन में होता है। और पहला होता है आपका सतपर्णी गुफा में। दूसरा होता है आपका वैशाली के चालू बाग में। और तीसरा होता है आपका अशोक सरम बिहार में, ठीक है। पहला का रक्षा करता है कौन? आपका महाकश्यप। दूसरा का सावकमीर। तीसरा का मुगलीपुत्र। और चौथा करता है वसुमित्र। उपाध्यक्ष रहता है अशोक घोष, ठीक है। हीनयान महायान बटेगा कहाँ से? हीनयान महायान बटेगा कहाँ से? चौथा में, 100 ईस्वी में हीनयान महायान बटेगा। अब देखिए, मगध पे राज करेगा कौन? हसीन मशूक शाह। कौन राज करेगा? हसीन मशूक शाह, ठीक है। कौन राज करेगा मगध पर? हसीन मशूक शाह। देखिए
देखिए मगध पर जो राज करेगा राजा हसीन मशुक शाह, ठीक है। पहला करेगा ह से हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद आपका शुंग वंश, उसके बाद कन्ना वंश और उसके बाद सातवाहन वंश, ठीक है। ये राज करेगा मगध पर। अब मगध की स्थापना कौन करता है? बृहदत्त। अब मगध का अंतिम राजा भी होगा कौन? बृहदत्त। अंतिम मतलब सबके मरने के बाद भी अंतिम राजा कौन बनेगा? बृहदत्त बनेगा। तो कौन बनता है? हसीन मशुक शाह। ये क्रम से पूछता है हसीन मशुक शाह। इसमें याद रखिए हर एक वंश में मात्र 3 राजा याद रखेंगे। कौन कौन? बिंबिसार, ठीक है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे अजाद शत्रु, उसके बाद हम लोग उदायन रखेंगे, ठीक है, उदायन रखेंगे। देखिए बिंबिसार जो है अंक को मिलाएगा, वैवाहिक संबंध करता है पूरा पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से, राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, और चेटक की सबसे छोटकी पुत्री सतवीं पुत्री जो होती है चेलना से, ठीक है। सबसे विवाह कर लेगा, ठीक है। और हाँ बहुत सब रहता है तीनों से। पूरा उसको क्या करता है? अपने चौधरी को, मगध को समझाता है। ये जो राजधानी बनाएगा किसको? राजगिरी को। राजा का घर आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राजगिरी। और यही पर्वतों से घिरा हुआ था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिरिवर्ज। गिरी मतलब क्या? पहाड़। और पहाड़ों से घिरा हुआ क्या जगह क्या बोले? गिरिवर्ज, जो भी राजगिर है। यहाँ पे बिंबिसार करेगा। अब बिंबिसार का हमको लोग उपनाम देते हैं क्या? छैनिक। क्या कि सबसे पहले सैनिक जो रखा यही रखा था, ठीक है। इसके दरबार में एक वैद्य रहेगा जिसका नाम रहेगा क्या? जीवक, ठीक है। जीवक को ये दो बार भेजता है। जब पीलिया रोग होता है चंद्रप्रगोत को, वहां भेजेगा जीवक को, और दूसरा जीवक को भेजता है क्या? बौद्ध धर्म के पास भेजेगा, बौद्ध धर्म के पास, ठीक है। बौद्ध के संरक्षण में बिंबिसार को मार देगा उसका बेटा कौन? अजातशत्रु। इसलिए अजातशत्रु को हम लोग बोलते हैं कुनिक बोलते हैं। ये सब हम बता देंगे कि क्यों मारा जाता है। बजीरा के कारण मारता है, क्या कि अपनी मामा की बेटी से इसको प्यार होता है, अपनी मामा की बेटी से इसको प्यार होता है बजीरा, ठीक है। तो वही बजीरा के कारण इसका होता है। अजातशत्रु से याद रखिएगा, अजातशत्रु वैशाली को मिला लिया। वैशाली जो था ना इसका ससुराल, उसको मिला लिया कौन? अजातशत्रु, ठीक है, वैशाली को क्या। और वहाँ पे मिला था जो बसाकर मंत्री को भेज के, ठीक है। और 2 गो अस्त्र यूज करेगा जो बाहुबली में यूज करता है। एगो पत्थर फेंकने वाला जिसको हम लोग बोलेंगे महाशिला कंटक, एगो जो नहीं चक्री ऐसे काटते चला जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रथ मसूर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रथ मसूर बोलते हैं। साजिद अंदर का लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। रथ मसूर बोलते हैं, ठीक है। इसकी है एकदम पॉलिश वाला क्लास नहीं। इसको खाली सुन लीजिए, अपने सब दिमाग में आएगा ना, अपने फिट हो जाएगा। इसे को पूरा आ रहा होगा ना? हाँ, इसको क्या कुनिक बोलते हैं। देखिए अजातशत्रु को मार देगा कौन? उदायन। अजातशत्रु को भी मार देगा उदायन। उदायन रहता है जैन धर्म का अनुयायी, ठीक है। जैन धर्म का अनुयायी का जैन संगति में जैसे बैठा रहता शाम में, इसका मर्डर कर देता। उदायन मारता है किसको? अजातशत्रु को। उदायन को भी मार देगा कौन? नागदर्शक। कौन मारेगा? नाग। हाँ, अपने बाप को मारेगा। तो इसी वंश, हर एक वंश को हम लोग क्या हाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथहंता वंश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथहंता वंश बोलते हैं। देखिए उदायन से सबसे याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर बसाया। पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया है कौन? सोन और गंगा के संगम पे बनाता है कौन? पाटलिपुत्र। तो राजगीर से ट्रांसफर हो गया क्या? पाटलिपुत्र। कौन? राजधानी, ठीक है। इसका अंतिम वंशज होता है क्या? नागदर्शक। नागदर्शक को हटा के इस वंश का स्थापना होता है कौन? करता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश से हमको बस 2 राजा याद रखना है। कौन कौन? एगो शिशुनाग, एगो कालाशोक। एगो कालाशोक। हाँ, तो शिशुनाग से हम लोग याद रखेंगे शिशुनाग। एगो हम लोग याद रखते हैं क्या? काला अशोक। देखिए शिशुनाग को शिशुनाग इसलिए कहते हैं क्या? किसका जन्म हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसको फेंक दिया गया था, ठीक है। जब फेंक दिया गया था इसको नाग सांप रक्षा किया था, जैसे कृष्ण भगवान को रक्षा किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश ऐसा प्रतापी राजा होगा, ये क्या करेगा? अवंती को मिला लेगा। यानी कि 1 से 16 जनपद जो था ना, वो 1 से 1 करके मगध में मिलते जा रहा है, ठीक है। मगध में 1-1 करके मिलते जाएगा। तो शिशुनाग करेगा। और शिशुनाग सोचता है कि हम राजधानी पाटलिपुत्र नहीं रखेंगे। अभी राजधानी क्या है? गिरिराज से आ गया क्या? पाटलिपुत्र। ये सोचता है कि जहाँ हमें जन्म हुआ था ना, उसी को राजधानी बनाएंगे। तो कहाँ राजधानी बनाएगा? वैशाली। कहाँ बनाता है? वैशाली। तो आपको याद पूछेगा कि वैशाली राजधानी कौन बनाया? तो शिशुनाग। पाटलिपुत्र कौन बनाया था? उदायन। कौन? उदायन। हाँ, उदायन। उसका हम लोग काला अशोक से याद रखेंगे कि काला अशोक काला रंग का था। क्या था? कौवा के रंग का था, इसीलिए इसको बोलते हैं काला अशोक, ठीक है। इसकी पत्नी का लफड़ा हो जाता है एक नाई के साथ, ठीक है। उसी नाई इसको मार देता है, इसको काला अशोक को। हाँ, महापद्मनंद, ठीक है। इसकी पत्नी का लफड़ा होता था नाई के साथ,
ठीक है, नायक के साथ लफड़ा रहता है तो उसी पत्नी प्रेम संबंध में मार देता है, अपने इसको मरवा देता है कैलाशों को। और कैलाशों को मारने के बाद महापद्मनंद, महापद्मनंद किसका स्थापना करेगा? महानंद वंश का। किसका स्थापना करेगा? नंद वंश का। देखिए इसका स्थापना करेगा महापद्मनंद। देखिए पहला राजा जो कि नाई बना, क्षत्रिय हो, अभी तक क्षत्रिय राजा बनता था, अभी बना कि कौन? नाई। ठीक है, बहुत शक्तिशाली होता है और बचा कुचा सब सम्राट को मिला लेगा। ठीक है, बचा कुचा, इसको हम लोग अग्रमिज भी कहते हैं, इसको बाहरी आदमी सब इसको अग्रमिज भी बोलते हैं, इसको महापद्मनंद को। ठीक है, ये मगध की परिस्थिति में और चांद लगाएगा। इससे सबसे अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि कलिंग का सबसे पहला विजय क्या था? कौन? महापद्मनंद। कलिंग का सबसे पहला विजेता कौन पड़ा था? क्या? महापद्मनंद। जैसे अशोक करेगा ना तो कलिंग को विजय करेगा और वहां से जैन मूर्ति लाएगा। क्या मूर्ति लाएगा? जैन भगवान की मूर्ति। वही जैन मूर्ति पाटलिपुत्र लाया और वही मूर्ति के लिए फिर मार करता है कौन? खालवेल। फिर वापस पाटलिपुत्र ले जाएगा कहाँ? उड़ीसा। ठीक है ये उड़ीसा। महापद्म से हमको याद रखेंगे घनानंद। घनानंद रखेंगे इस वंश से याद। देखिए घनानंद के टाइम में क्या होता है? सिकंदर आक्रमण कर देता है। जो मक दुनिया के शासक होते हैं ना, मक दुनिया के शासक रहते हैं फिलिप द्वितीय। ठीक है, 569 BC में बैठते हैं गद्दी पर। 3 साल के बाद इसका एक पुत्र जन्म लेता है, उसका नाम रहता है सिकंदर। सिकंदर का जन्म होता है 356 BC में। 356 BC में। ठीक है, 356 BC में गद्दी पर बैठते हैं। इसके गुरु का नाम रहता है अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम रहता है प्लूटो और प्लूटो के गुरु का नाम रहता है सुकरात। तो ये यहाँ से जब ये गद्दी पर बैठते हैं, बड़ा होते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए भेजा जाता है क्या? अरस्तु के पास। लेकिन इसको पढ़ने में मन नहीं था, ये सोचता था कि हम हर साइरस या हरकुलस की तरह हम क्या करेंगे? राजा बनेंगे। लेकिन ये तो इसके पिताजी क्या किया? छोड़ दिया, मतलब बनो जो बनना है बनो। ठीक है, वो 3 इडियट फिल्म थोड़ी है ना कि बेटे इंजीनियर बनेगा, नहीं ना। इसको छोड़, इसके कहता है कि ये सिकंदर जब बड़ा होगा, ठीक है, जब इसके पिता की मृत्यु होता है, जब ये राजा गद्दी बनेगा, कहा जाता है सिकंदर के बारे में कि बहुत बार हारता था कुश्ती में, लेकिन एक बार जब जीता उसके बाद नहीं हारा ये कुश्ती में कभी। ठीक है, उसके बाद जैसे ये गद्दी पर बैठेगा, सबसे पहले अपना क्षमता पूरा करेगा, सैनिक को इकट्ठा करेगा। 30,000 सैनिक, 5,000 घुड़सवार लेके ये निकल लेता है क्या? दुनिया को जीतने के लिए। तो दुनिया को जीतने के क्रम में आधा दुनिया जीतता है। फिर इसके दिमाग में आता है कि जो मेरा आइकॉन है, ठीक है, उसी को काहे न जीत लेते हैं। तो सबसे पहले ईरान पर आक्रमण कर देगा और ईरान में जो दारा तृतीय रहते हैं उसको हरा के पूरा ईरान को कब्जा कर दिया। वहाँ से घूमते हुए रफ्तार से आएगा, सबको कब्जा करते हुए इंडिया में प्रवेश करेगा। और इंडिया में जब प्रवेश करेगा, तक्षशिला का राजा रहेगा वो अवंती। ठीक है, वो राजा रहेगा। तो उस समय तक्षशिला के जो हेड रहते हैं, शिक्षक, वो रहते चाणक्य। चाणक्य अवंती को समझाता है कि तुम लड़ो उससे, किससे? सिकंदर से। लेकिन सिकंदर से लड़ता नहीं है, उसको पता चलता है कि सिकंदर बहुत महान है, तो वो जाके नदी किनारे तलवार दे देता है सिकंदर को, लीजिए हम आपके समर्पित कर दिया। ठीक है, तो चाणक्य क्या कहता है? वहाँ से भाग निकलता है, आता है कहाँ? घनानंद के दरबार में, इसके पास। तो घनानंद के पास आता है कि आप बहुत शक्तिशाली है, उसके पास 1 लाख सेना है, इसके पास 1 लाख सेना है, हाथी घोड़ा रथ सब कुछ है, ये चाहेगा सिकंदर को रोक देता। ठीक है, इसके पास आता है चाणक्य, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता है। घनानंद ये मजाक उड़ाता है, ए पंडित जी आ गया हमको समझाने के लिए। ठीक है, जुट्टू हमको फंसा रहा है, जुट्टू हमको फंसा रहा है कि हमको सिकंदर थोड़ी ना कुछ कह रहा है, जिसको कह रहा है वो देखेगा ना हमको करने के लिए। तो चाणक्य तो उसी समय इसको अपमान करता है, तो ये बाल खोलता है, कहता है कि हम तब तक चोटी नहीं करेंगे जब तक ये हम घनानंद को पूरा नाश नहीं कर देंगे। ठीक है, हाँ स्पीड में खींच रहे हैं ना, इसीलिए। तो एक राजा को 1 दिन ले जाते हैं मात्र। ठीक है, तो यहाँ खाली क्यों अथी कर रहे हैं कि देखेगा ना। उसके बाद देखिए घनानंद उधर सिकंदर रुकेगा थोड़ी है, वो हिंद का पुल बनवा के पार करता है सिंधु नदी को जीतते जीतते आता है झेलम नदी, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेषता नदी। ठीक है, उसको विदेशी लोग क्या बोलते हैं? हाइड स्पीच नदी। ठीक है, यहीं पर युद्ध होता है कि पोरस के साथ होता है। इसका थल सेनापति रहता है सेल्यूकस और जल सेनापति रहता है निराकस। युद्ध करता है 326 BC में युद्ध करता है। तो बेचारा युद्ध में पोरस हार जाता है। पोरस को बैठा जाता है, तो बोलता है कि क्या किया जाए तुम्हारे साथ, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। ठीक है, तो कहता है कि जो एक राजा के साथ करेगा वही कीजिए। तो कहता है कि मेरा मृत्यु कर दीजिए। इससे खुश होता है सिकंदर, कहा था कि उसको छोड़ देता है, कहता है राज कीजिए। उसके बाद वो धीरे धीरे आएगा, चिनाब नदी को पार करेगा, रावी नदी को पार करेगा, वहाँ से छोटी छोटी जनजाति होती है, मत्स्य कुशक जनजाति से युद्ध करेगा। उसके बाद जब ब्यास नदी आता है, उसका सेना सब कहता है कि बहुत दिन हो गया घर छोड़े, ठीक है, अब हमको रिटर्न जाना है। और उसको पता चल जाता है सेना सबको कि आगे क्या है, घनानंद है, ठीक है, और बड़का बड़का शक्तिशाली राजा मिलेगा हमको। तो बहुत दिन से वो घर से भागे हुए रहता है, तो वो क्या कहता है, वापस जाने की जिद करता है। बहुत समझाने पर भी समझता नहीं है, तो वापस लेने का निर्णय करता है। जल के रास्ते भेज देता है निराकस को, निराकस निकल लेता है, सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जाने लगता है। ठीक है, आगे पीछे सबको जीतते उतते
जब बेबीलोन पहुंचता है, इराक की राजधानी बगदाद है, ठीक है, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत में पूछेगा कितना महीना सिकंदर रहा, तो 19 महीना रहा। भारत में इसका गतिविधि जो रहता है ना मात्र 19 महीना रहता है। और सुलेकोस निकट वो सौंप देता है ये इलाका अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र के, पाकिस्तान के क्षेत्र के, और निकल लेता है क्या परलोक। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इधर चाणक्य, इधर कौन बचा, चाणक्य जब जा रहा था इसको मध्य देश यानी कि मध्य प्रदेश में इसको एक बच्चा मिला राजकीय में खेलते हुए। वो बच्चा क्या कहता है, अपना पेड़ पर बैठा था, नीचे सबको दीक्षा देता है कि तुम सेना बनो, तुम इससे बचो। वो बच्चा को देखता है कि बच्चा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, वही बच्चा बनता है। उसके माँ के पास जाता है, 1000 सोना का सिक्का में बच्चा को खरीद लेता है, ठीक है, और इसको ले जाता है तक्षशिला में, खूब पढ़ाता लिखाता है, बहुत अच्छे, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तलवार उलवार चलाने का पूरा ज्ञान देता है। उसके बाद इसका सिखाता है कि जाओ युद्ध करो, किससे, घनानंद से। तो घनानंद से जैसे भी युद्ध करता है नहीं जीतता है चाणक्य, ठीक है, चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीता है। तो चाणक्य का पढ़ाया हुआ जो भी स्टूडेंट था, वो पर्वतीय राजा समय, वो भी सपोर्ट करता है चाणक्य को, ठीक है। तो चाणक्य एक नियम बनाता है कि धीरे धीरे इलाका को जीतते चलो, एक एक इलाका को जीतते, यानी कि खीर को बीच से खाने से अच्छा है कि बगल बगल से खाते चलो, ठीक है, चारों साथ से खाओ। यही नीति अपनाता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और धीरे धीरे जीतता है, ठीक है। और 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा के, ठीक है, मगध की गद्दी को हथिया लेता है। और बोला जाता है घनानंद भाग गया, और उसकी बेटी जो होती है दुर्धरा, उससे शादी कर देता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब गद्दी संभाल लिया चंद्रगुप्त मौर्य से, याद रखिएगा ये मौर्य वंश आ गया। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। इसका प्रतीक चिन्ह रहता है मयूर, ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह रहता है क्या, मयूर। जितेंद्र सो रहा है वो मयूर चिन्ह रहता है, प्रतीक चिन्ह। हाँ राजा है तो मर जान बचाएगा, हाँ भाग तो भागा था, ठीक है। क्या चीज, हाँ, और लड़ता है, मेन राजा थोड़ी लड़ता था, उसका सेनापति भद्रसाल लड़ता है, भद्रसाल लड़ता है, विद्रोह का बता। तो वहां से हाँ वो भाग गया। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा चाणक्य आएगा, चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कौटिल्य पंडित, चाणक्य को, ठीक है। गद्दी पर बैठेगा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का स्थापना करेगा, प्रतीक चिन्ह रखेगा मयूर, ठीक है। और पहला राजा होता है जो लकड़ी का महल बनवाएगा, ठीक है। और पहला राजा होगा जो कि अंगरक्षक बॉडीगार्ड रखेगा, किसको, लड़की को रखेगा। धीरे धीरे इसको टक्कर कर देता है 305 में कौन, तो सिकंदर का जो सेनापति रहता है सेल्यूकस। इसे युद्ध लड़ता है कि सिकंदर का सपना पूरा करेंगे। और सेल्यूकस जब युद्ध करता है तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। जब जीत जाता है तो सेल्यूकस निकट सोचता है कि क्या करे, संधि करेंगे, तो अपनी बेटी को दे देता है, किसको, शादी कर लीजिए, हेलेना को, ठीक है। तो बहुत सुंदर थी हेलेना, गोरी चिट्ठी थी। चंद्रगुप्त मौर्य भी शादी करने के लिए तैयार हो गया। बदले में दहेज दिया काबुल, कंधार, पेरिस्तान पे 4 चीज़ देता है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। आई 500 हाथी देगा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य है भद्रभाव के साथ चल जाएगा जैन धर्म अपना के, कहाँ, कर्नाटक के सरबन बेलगोला में, और वहीं पर सलेखना बीज क्या होगा, प्राण त्याग देगा। इसके बाद गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बनेगा, बिंदुसार। इस बिंदुसार क्या कि इसके ना दुर्धरा के पेट से जन्म, घनानंद की बेटी दुर्धरा से जन्म लेता है कौन, बिंदुसार। कहा था कि जहर के कारण इसका शरीर पर बिंदा बिंदा हो गया था, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या, बिंदुसार। जहर का निशानी था, इसलिए इसको नाम दिए बिंदुसार हम लोग, ठीक है। तो इसको भद्रसार थी, इसको मतलब कि सिंह सेन भी कहा गया, ठीक है, बिंदुसार को। जब ये गद्दी बैठता तो इससे याद रखिएगा कि ये है जो सेल्यूकस, अच्छा सेल्यूकस जो भेजेगा ना, मेगास्थनीज को भेजेगा, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, जो क्या लिखता है, इंडिका बुक लिखता है, ठीक है। इंडिका पुस्तक के रचयिता को क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनी। बिंदुसार एंटियाकस जो राजा है सेल्यूकस के उत्तराधिकारी, उससे मांगेगा 4 चीज़, ठीक है, कि सूखी अंजीर दे दो, मदिरा दे दो, ठीक है, दार्शनिक दे दो, ठीक है, तो और क्या कहते हैं, सूखी अंजीर, मदिरा, मीठी मदिरा दीजिए, और दारू लेगा तो चखना लेगा ना, चखना दीजिए, ठीक है, एगो दार्शनिक दीजिए। 3 चीज़ का मांग करता है, 3 चीज़ का मांग करता है, ठीक है। और एक दार्शनिक देता तो वो बोलता है दार्शनिक नहीं देंगे, और बाकी सब कुछ दारू चखना ले जाइए। तो इस तरह से बिंदुसार गद्दी करता है। अब बिंदुसार का एक बहुत पत्नी रहती है, उसमें से एक पत्नी रहती है शुद्धांगी, ठीक है। उसी से पुत्र उत्पन्न होता है अशोक। बहुत काला था, घिन टाइप का लगता था देखने में, इसलिए इसको कभी सही से पाला पोसा नहीं, ठीक है। इसके बाद इसका बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा भाई जो था सुसीम था, उसको बहुत मानता था कौन, बिंदुसार, ठीक है, सुसीम। तो सुसीम को दिया था तक्षशिला का राजा बनने के लिए, अशोक को दिया था कहाँ, उज्जैन का राजा बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो कहा जाता है बौद्ध धर्म सब में कि अशोक जो है ना 99 भाई का हत्या किया था, लेकिन इतिहासकार नहीं मानता है कि 99 भाई की हत्या किया था। इतिहासकार मानता है कि अशोक के जो विपरीत थे ना, बस उसी का हत्या किया है
अशोक के जो विरुद्ध था उसी का हत्या क्या, अब मौर्य वंश को अपना लेता है। अच्छा मौर्य वंश का गद्दी पर बैठता है कौन, अशोक। अशोक जब मौर्य वंश के गद्दी पर बैठेगा तो ये बैठता है 269 BC में, ठीक है। और 271 BC में 8 साल के बाद इसके साथ एक घटना होता है कि कलिंग का युद्ध लड़ता है, और कलिंग के युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। उपगुप्त के कहने पर ये क्या अपना लेगा, बौद्ध धर्म अपना लेगा। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये क्या करता है, इसका 14 को शिलालेख रहता है, ठीक है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन है कितना, 13वां शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है, 13वां शिलालेख में कलिंग। और 14वां शिलालेख है पशु बलि की हत्या नहीं करना चाहिए पहला में, ठीक है। पशु के लिए अस्पताल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से 14 शिलालेख का वर्णन किया गया है। ये 4 भाषा में उपदेश देगा, अपना जो अभिलेख लिखवाएगा, ये लिखवाएगा क्या कहते हैं भारत में ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है। पाकिस्तान में लिखाएगा खरोष्टी लिपि में, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। पूछा गया था बीपीएससी में कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो ई देखिए, ई होगा ब्राह्मणी लिपि, भारत में चलेगा, जहाँ का भाषा जो समझेगा वहीं चलेगा ना। यहाँ से लेगा खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, और इसके इधर चलेगा ग्रीक लिपि, इधर अरमाइक लिपि, और इधर चलेगा अरमाइक लिपि अफगानिस्तान तरफ, और इधर चलेगा ईरान इराक तरफ क्या, ग्रीक लिपि, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसका अभिलेख क्या किस में मिला है, ब्राह्मणी लिपि में। इसी लिपि को पढ़ता है कौन, जेम्स प्रिंसेप, कितना 1837 में। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, 1837 में पढ़ता है। और अशोक जो है, अशोक बौद्ध धर्म अपनाता है। अशोक 4 की पत्नी का 4 को पत्नी रहती है, कारुबकी, तिरसिता, ठीक है। इसका जो एक पुत्र रहता है 2 गो, उसका पुत्र का नाम रहता है महेंद्र और संघमित्रा। ये दोनों को भेजता है श्रीलंका, जाओ तुम क्या करो, बौद्ध धर्म का प्रचार करो, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेज देता है कहाँ, श्रीलंका। एक बेटी को शादी भेजता है नेपाल बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। और वो क्या करता है, लड़की इसकी वहाँ के राजा का ही शादी कर देता है, ठीक है। और सबसे राजा शादी कर लिया, राजा बौद्ध धर्म अपना लिया, तो नेपाल का सभी प्रजा बौद्ध धर्म अपना लिया। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश कौन सा है, ठीक है, नेपाल है, सबसे पहले बौद्ध धर्म है। तो वहीं पे जाएगा अशोक, हर 10 वर्ष में यात्रा करता है, ठीक है। 10वां वर्ष जाएगा बौद्ध के जन्मभूमि पर, फिर 10वां वर्ष जाता है कहाँ, यहाँ नहीं, जहाँ बौद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, कहाँ हुआ था, गया हुआ था ना बौद्ध में। तो अशोक बौद्ध धर्म को इतना अपना लेता है कि बौद्ध धर्म की स्थिति खराब हो जाती है, मतलब कि अशोक की स्थिति, मौर्य काल की स्थिति खराब होती है। उसके बाद इसका बेटा सब बनता है गद्दी पर, कुणाल उनाल। उस समय क्या होता है कि जितना भी बौद्ध संगति के लोग होते हैं ना बौद्ध के, वो सब क्या कहता है, अत्याचारी करने लगता है। अत्याचार मतलब कि उसमें कुछ विदेशी आक्रमण शुरू हो जाएगा। उसी विदेश आक्रमण में विधिदत्त को बोलता है, और पुष्पमित्र नहीं, ये क्या कहते हैं, शुंग वंश के शासक बोल पुष्पमित्र शुंग, कि भाई संभालो अपने देश को, विदेशी आक्रमण कर रहा है बौद्ध के रूप में, ये नहीं संभालता है विधिदत्त, ठीक है। तो पुष्पमित्र शुंग क्या करता है, इसको हत्या कर देता है, किसका, विधिदत्त को। और वंश का स्थापना करेगा क्या, पुष्पमित्र शुंग वंश का, ठीक है। पुष्पमित्र शुंग का स्थापना कौन करेगा, पुष्पमित्र शुंग वंश का स्थापना करेगा पुष्पमित्र शुंग। और इसको कहते हैं सब क्षत्रायन तक, मतलब राजपूत सबका बस, किसको, अग्रसेन बोला जाता है। तो महासेन को अग्रसेन कहा था ना, सब क्षत्रियों को वो द्वितीय परशुराम महापंदन को, हाँ, क्षत्रिय का विनाश वही करेगा। हाँ, इसको ब्राह्मण वंश का पुनः संस्थापक किसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं, हाँ, पुष्पमित्र शुंग को। क्या कि ये बौद्ध धर्म को हटा के क्या किए, मतलब बौद्ध धर्म बहुत फैल गया था, तो सोचा था हिंदू धर्म का स्थापना हो जाए। तो ये ब्राह्मण धर्म का पुनः स्थापना कौन करेगा, पुष्पमित्र शुंग करेगा। तो यहाँ से पुष्पमित्र शुंग से पुष्पमित्र शुंग जो है ये अपनी राजधानी बना लेगा कहाँ, विदिशा, एमपी का जो जगह होता है ना विदिशा, वहाँ अपनी राजधानी बनाएगा विदिशा को। चलिए बहुत कहाँ था, अभी चलेगा कम से कम 2 घंटा 3 घंटा।